दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यस बैंक जो आने वाले समय में अपने प्रमोटर को तलाश रही है क्योंकि यस बैंक के पास इस समय प्रमोटर नहीं है। यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक होल्डर अगर आप देखें तो आपको एसबीआई दिखाई देगा जिनके पास 26% की स्टेक है और वो अपनी स्टेक यहाँ पे बेचना चाहते हैं। अब यहाँ पे किस प्राइस पे इसका ये जो सौदा हो सकता है और उससे क्या फ़ायदा होगा शेयर होल्डर को, वो भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय लेवल ये अच्छा है खरीदारी के लिए। दूसरी तरफ आरबीआई की तरफ से कुछ बड़े फैसले किए गए जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यस बैंक ने सेविंग अकाउंट को लेकर भी कुछ बदलाव किया है जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है, इस समय आरबीआई हो या सेबी बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठा रहे ताकि आने वाले समय में फिर से बाजार में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ न हो पाए, लोगों को नुकसान न हो पाए। तो यहाँ पे ये जो सारे फैसले हैं उसको अच्छे से समझेंगे और क्या यस बैंक इस समय खरीदारी के लिए सही है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि कल यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी है। स्टॉक की क्लोजिंग 24.05 के आसपास रही थी और ½ % की हमने तेज़ी देखी है। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि बाजार में गिरावट का माहौल था, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने तेज़ी दिखाई थी। और ये जो आप समझ सकते हो कि स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी मजबूत लग रहा है। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्टॉक आने वाले समय फिर से 12-13 रुपये के पास आ जाएगा। ऐसी संभावना बहुत कम दिख रही है, बल्कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन रही है। अब जो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है यू हेगड़े एंड एसोसिएट कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे देखो कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है या शेयर ट्रांसफर्स है, सब डिवीज़न और जितने भी और सारे कामकाज से वो ये फर्म ने, कंसल्टिंग फर्म ने संभाले थे और इन्होंने अब इसकी जानकारी दे गई है। तो कंपनी के जो आप देखें तो आरटी एजेंट है वो केफिन टेक्नोलॉजी है जो शेयरों का कामकाज संभालती है कंपनी का। जो भी शेयर होल्डर है उनके चाहे डीमेट अकाउंट में शेयर हो या फिर फिजिकल रूप से शेयर हो, उनकी सबकी जिम्मेदारी केफिन टेक्नोलॉजी के पास है। और कोई भी अगर किसी के शेयर गुम जाते तो वो भी अपनी जो रिक्वेस्ट है वो केफिन टेक्नोलॉजी को भेज के वहाँ से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यस बैंक ने सेविंग अकाउंट के ऊपर 1 मई 2024 से चार्जेस में बदलाव कर दिया है। तो आप देखो कि यस बैंक की तरफ से जानकारी दी है कि यस बैंक आने वाले इसमें कुछ और जो अकाउंट फैसिलिटीज़ है वो उन्होंने क्लोज भी की है। और आप देख सकते हो यस बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो 3 से लेकर 7% के आसपास है, जो डिपेंडिंग ऑन सेविंग अकाउंट बैलेंसेज। तो सेविंग अकाउंट में किस तरह से बैलेंस है और कौन से अकाउंट के थ्रू उन्होंने खोला उसके हिसाब से 3 से लेकर 7% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है यस बैंक। इसमें सीनियर सिटीजन हो, रूरल हो या सेमी अर्बन एरियाज़ हो, सबके लिए जो रेट है वो सेम है। अब यहाँ पे 50,000 के सेविंग अकाउंट पीआरओ के ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज है वो 1,000 के आसपास है। 20,000 फॉर सेविंग अकाउंट पीआरओ प्लस यस एसेंस और जो दूसरे और अकाउंट है उनके लिए जो मैक्सिमम जो चार्ज है वो 750 रुपीज़ है। और 10,000 फॉर सेविंग अकाउंट पीआरओ मैक्सिमम चार्ज 750 और 5,000 सेविंग वैल्यू और किसान सेविंग अकाउंट उसके लिए जो चार्जेस है वो 500 रुपीज़ है। इसके अलावा 2500 रुपये के माई फर्स्ट यस मैक्स का जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज 250 रुपीज़ है। तो इस तरह से ये चार्ज में कुछ बदलाव किया गया। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अब आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स लाइसेंस के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है और आप देख सकते हो कि इस समय आरबीआई कुछ बड़े कदम उठा रही है। तो अब जो भी पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस अगर चाहता है तो उसके लिए जो मिनिमम जो नेटवर्थ यहाँ पे रखा गया वो 15 करोड़ रुपीज़ है। अप्लाई के वक्त उनको 15 करोड़ का नेटवर्थ कंपनी के पास होना चाहिए, तभी उनके लाइसेंस को अप्रूवल मिलेगा। और 2028 तक उनके पास जो नेटवर्थ है वो 25 करोड़ तक उनको मेंटेन करना है। तो अब आप समझ सकते हो कि एक मजबूत जो भी दावेदार है उसी को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिलेगा। और आपको पता होगा पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के माध्यम से आप डिजिटल सेवाएं दे सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन हो सकता है और इसको लेकर अब सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। इसके अलावा एक बड़ा फैसला और क्या है, अब जो ऑनलाइन पेमेंट हो रहे बड़े बड़े जो मर्चेंट्स के पेमेंट हो रहे उसके ऊपर अब जो ऑनलाइन पेमेंट करने वाली जो कंपनियाँ हैं उनके ऊपर नज़र रखने की
यहाँ पे आरबीआई ने शुरुआत की है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े ट्रांजेक्शन उसमें जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा ढीली निगरानी रखते हैं, उनके ऊपर सख्त कदम उठाया जा रहा है। तो हर ट्रांजेक्शन जो हो रहा है उसके ऊपर नज़रें रखने की ज़रूरत है कि ये ट्रांजेक्शन किसके माध्यम से हो रहा है, किसको पेमेंट किया जा रहा है। तो आरबीआई चाहती है कि इसके ऊपर अब जो प्लेटफॉर्म जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो सारी की सारी पेमेंट की लेन देन की जानकारी रखे, व्यापारियों के पेमेंट की किस तरह से वो पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अब देखिए लूप होल है वो सामने अब निकल के आ रहे हैं। और इसीलिए वो जितनी भी अब है सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय ये जो डिजिटल सेवाएं है वो आसान की जाए और लोगों को किसी भी तरह फ्रॉड से भी बचाया जा सके। तो ये जो नए मानदंड है 3 महीनों में लागू हो जाएंगे। उसके बाद में आप देख सकते हो कि जो कार्ड के जरिए जो ट्रांजैक्शन चेन में कोई भी इकाई उनके जारीकर्ता नेटवर्क को छोड़कर 1 अगस्त 2025 से डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि कुछ नए यहाँ पे और नियम जोड़े जा रहे हैं। साथ में आरबीआई ने अब 1 अक्टूबर से कुछ नए लोन रूल्स में भी बदलाव किया है लोगों के फ़ायदे के लिए। यहाँ पे अब लोन में काफ़ी बदलाव किया गया है। केंद्रीय बैंक ने नियमों के तहत जो देखो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अनिवार्य कर दिया इन नियमों को। बैंकों को एनुअल परसेंटेज रेट यानी एपीआर की जानकारी लोन लेने वक्त उनके जो भी लोन ले रहा है उसको देनी होगी। एपीआर के जरिए लोन की सालाना लागत का पता चलता है। यानी बहुत सारे जो बैंक है वो लोन देने वक्त वो सारी की सारी अंदर की बातें नहीं बता पाते, जिससे लोगों को पता नहीं चलता उनको कितना लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। अब वो सारी जानकारी देनी पड़ेगी, यानी किसी प्रकार के कोई छुपा के अलग से चार्ज नहीं ले सकते। साथ में यही नहीं, सिर्फ बैंक और एनबीएफसी को लोन देते वक्त हर साल होने वाले कॉस्ट क्रेडिट की जानकारी भी देनी होगी। केएसएस के में ब्याज दर, इंश्योरेंस चार्ज, रिकवरी एजेंट, लीगल चार्ज आदि की जानकारी भी देनी होगी। यानी सारी की सारी जानकारी देनी होगी कि कितने पैसे उनको लगने वाले हैं। तो अब बैंक है जो अलग से चार्ज लेके चूना नहीं लगा पाएगी, सारी जानकारी उनको देनी होगी कस्टमर को। अब जैसे कि यस बैंक इस समय प्रमोटर की तलाश में है और जो रेस में है वो देख दो कि जापान की कंपनी मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप है और साथ में सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये जो बैंक की 2 बड़ी संस्था है जापान की, वो यस बैंक में बड़ा स्टेक लेना चाहती है और इसके लिए तैयार है एसबीआई और दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने यस बैंक में 2020 में निवेश किया था, चाहे एलआईसी हो या आईसीआईसी बैंक हो, और सब तैयार है। इसमें 26.13% की स्टेक तो एसबीआई की है। तो अब इसके लिए खरीदारी की संभावना बनने लगी है, स्टेक लेने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्राइस से ये सौदा हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिससे शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे जो बड़ी बात है कि जो आखिरी बार जो डील हुई थी ये प्राइवेट सेक्टर की डील, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक ने की थी। इन्होंने आईएनजी वैश्य बैंक को बैंक की उसकी ट्रेलिंग बुक वैल्यू के 2.2 गुना भाव से खरीदा था। अगर इस वैल्यूशन के हिसाब से यस बैंक की डील की वैल्यू को समझे तो ये 91,700 करोड़ के रुपीज़ आज के पास बैठ रही है। इसका मतलब पर शेयर 32 रुपये की प्राइस हो सकती है। तो 24 रुपये के हिसाब से देखिए इस समय आपका जो बेनिफिट होता है वो 8 रुपये के आसपास हो सकता है। यानी पर शेयर आपको 8 रुपये का फायदा होता हुआ दिखाई देगा अगर आईएनजी वैश्य और कोटक महिंद्रा बैंक की डील के हिसाब से इसका वैल्यूशन लगाया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के मार्केट वैल्यूशन के हिसाब से उसके डिपॉजिट का 33% के हिसाब से वैल्यूशन लगाया गया था। उस हिसाब से 88,000 करोड़ के आसपास वैल्यूशन बैठ रही है। तो उसके हिसाब से जो प्राइस है वो 30.50 प्रति शेयर के हिसाब से आती है, यानी 30.5 रुपये के हिसाब से वैल्यूशन होती है अगर एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के मार्केट वैल्यू का जो हिसाब लगा उसके हिसाब से करें तो उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट होगा वो 6.5 रुपये के आसपास होगा। कुल मिला के दोनों ही तरीके से अगर यस बैंक की डील होती है तब भी आपको फ़ायदा होगा। इसकी जो प्राइस है वो 30 के आसपास ही रहेगी और इसीलिए जो शेयर होल्डर के जो इस समय जो निवेश का मौका अच्छा है कि आप इस लेवल पे खरीदारी करें और बड़े फंड हाउस भी जम के खरीदारी करें। तो आपको भी बिना डरे इस समय निवेश को बनाए रखना और अगर आपने निवेश नहीं किया तो कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यूशन होगी वो 30 के आसपास होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।